स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने बात की डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में। अब हम उन फैक्टर्स को जो कि आपके सिलेबस में 3 हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, उनको इलेबोरेट करके वेरी डिटेल में पढ़ेंगे उनको। ठीक है, तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन का, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या सिर्फ रिएक्टेंट्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्पीसीज की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंडर आता है रेट लॉ। रेट लॉ क्या बताता है कि इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन रिएक्शन। रिएक्शन में जितनी भी स्पीसीज हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेट लॉ बोलेंगे। दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। अब ये जो डिपेंडेंस है ये चेंज होती रहती है, किसके चेंज के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज के जब चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये डिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता रहता है, जितनी जितनी कंसंट्रेशन जो है स्पीसीज की चेंज होती रहेंगी। वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस। ठीक है, तो हम सिर्फ जो है सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ते हैं डिपेंडेंस की, जो कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। उसका जो है एक ही मेथड है, वो है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रेट लॉ जो है एक्सप्रेस कैसे करते हैं, है ना, फिर उसकी आप डेरिवेशन भी लिख सकते हो। लेट रिएक्शन 2A + B किस में क्या बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड, एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा कि जो ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, डबल हुआ। ठीक है, तो जितना हम ए की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, अगर डबल करेंगे तो वो भी डबल हो रहा है। एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड, ठीक है, मान के चल रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 है ना, अगर ए 1 होगा, अगर मान लो यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन हम 2 कर रहे हैं, है ना, ठीक है, तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो 1 रहेगा। ठीक है, उसी तरह से बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, बी की कंसंट्रेशन पावर 2। तो यहाँ पे 2 क्यों आया, अगर बी की कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं, है ना, तो ROR हमें 4 कैसे मिलेगा, जब हम इसको 2 स्केयर पावर लगाएंगे 2, है ना, अगर पावर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 4R मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो 4R कब मिलेगा, जब हम 2 की पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है डबल करने पे, और इसका 4 टाइम्स जा रहा है डबल करने पे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल कैसे लिखेंगे, के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1, क्यों, क्योंकि वहां पे 1 था, और कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 2। ठीक है, तो ये क्या, ये जो हमने एक्सप्रेस किया ये क्या है, रेट लॉ। क्या है, रेट लॉ। ठीक है, तो ये रेट लॉ जो है हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि कैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन किन किन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये जो के है यहाँ पे, ये है रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम के लगा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब गोल्डबर्ग और वेगे ने एक लॉ दिया जो उसको बोला लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट पे। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जितने मोल्स, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है। इसका अगर 1 है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर इसका 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये किसने बोला, गोल्डबर्ग और वेगे ने, जो लॉ ऑफ मास एक्शन था। ठीक है, बट ये अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई कौन सा होता है, ये। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स को हम इसकी पावर में नहीं लिखते, इसकी पावर में जो लिखते हैं हम वो एक्सपेरिमेंटली हमें मिलता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो हमें डाटा मिलता है उसकी पावर लिखते हैं हम। ठीक है, तो उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं रेट लॉ को। एक रिएक्शन ली हमने, 2A + B गिव राइज टू प्रोडक्ट। एक्सपेरिमेंटली हमें मिला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए
और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ ए ले रहे हैं हम एक्स, ठीक है, मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, एक्स है। उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन पावर वाई, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। तो रेट लॉ कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आर ओ आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो ए क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ब्रैकेट में बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और एक्स और वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, ठीक है। उसी तरह से वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वी, ये इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, ठीक है। और अगर हमें ओवरऑल ऑर्डर निकालना पड़े, ये तो क्या है, सिर्फ ए का ऑर्डर है एक्स और सिर्फ वी का ऑर्डर है वाई, है ना। अगर हमें पूरी की पूरी ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए कि क्या बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, x प्लस वाई क्या दे देगा हमें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। इसको हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर k क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये रेट कांस्टेंट में क्या क्या टर्म्स आती हैं। इफ concentration of all species in rate law expression is unity, अगर जो ये कंसंट्रेशन है यहाँ पे ये 1-1 हो जाए, ठीक है, ये दोनों, ऐसा नहीं कि ये दो ही होंगी, जितनी भी स्पीसीज रिएक्शन में प्रेजेंट है वो सारी 1 हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर। तो हमारे पास अगर यूनिट्स की बात कर लें, ठीक है, रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के, और अगर इसके यूनिट्स की बात कर लें तो कैसे आएगा, के को अगर इधर ले आओ तो रे आर ओ आर डिवाइडेड बाय ए की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाया है, पिछले से पिछले, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर पावर एक्स, मोल पर लीटर पावर वाई, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट्स मोल पर लीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर इसको कैलकुलेट करें, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है, और ये दोनों टर्म सेम है तो ऊपर की पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अगर प्लस हो जाएंगी तो एक्स प्लस वाई को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन, तो हम नीचे क्या लिख लेंगे, मोल पर लीटर एन, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आया इसकी पावर क्या है 1 और इसकी क्या है n, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, मोल पर लीटर 1 माइनस n और पर सेकेंड। तो हमारे पास के की यूनिट्स क्या आ गए, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स ऑफ के, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। यहाँ से हम क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की टर्म है, यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली अगर हमें यूनिट्स दे दिए गए हो, ठीक है। कैसे, वो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है और यूनिट्स के, ठीक है। अगर तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो उसके यूनिट्स क्या होंगे, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्यों, मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन था, एन की वैल्यू 0 आ रही है, 1 माइनस 0 1 रह जाएगा, है ना। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर है, एन की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। अगर 1 है तो 1 माइनस एन, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे, पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड, उसी तरह सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो एन की वैल्यू 2 है, और अगर 1 माइनस 2 करें तो हमारे पास क्या रह जाता है, -1। तो उसकी यूनिट्स क्या आ गए, मोल पर लीटर -1 माइनस पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हमें यूनिट्स दे ना यहाँ पे और बताएं कि इनसे बताओ कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप ये पता लगा सकते हो, ठीक है। कैसे, क्वेश्चन कर लेते हैं एक। इफ के की वैल्यू दी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 लीटर स्क्वायर मोल पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इसका फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। आपको पता है के की यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। इस तरफ हम ये जो यूनिट्स हमें दिए हैं वो लिख लेंगे। अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना,
मोल पर लीटर माइनस स्क्वायर है ना, लीटर अगर ऊपर है स्क्वायर में तो नीचे जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। मोल पर लीटर माइनस स्क्वायर पर सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस एन किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। और यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, 1 जाके इधर वाली साइड में प्लस हो जाएगा, और 3 मतलब थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने यहाँ से यूनिट्स में से क्या वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू निकाली तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें रेट लॉग को भी एक्सप्रेस करना है और ऑर्डर भी बताना है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास रिएक्शन दी है 2a + 3b गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज 2, ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज 1, ठीक है, b का -1 दिया है। राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है हमें, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ्ड अलोन। अलोन लिखने की, अगर अलोन भी ना लिखा हो ना और ऐसा लिखा हो कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, तो मतलब वो सिर्फ उसी की, ए के साथ कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इज डबल। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स, ठीक है। ये 4 हमारे पास कंडीशंस दे दिया और इस पे बताना है कि इफेक्ट क्या हो रहा है रेट पे, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और हमें यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। कैसे, ROR को आप स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को। ROR के ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसकी ऑर्डर कितना दिया है 2 पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ बी उसका ऑर्डर दिया है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। और यहां से अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले हैं तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 में है तो माइनस में हो जाएगा और हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। फिर बात कर लेते हैं कंडीशंस पे, हमारे पास क्या क्या कंडीशन दी है। फर्स्ट कंडीशन है जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, हमने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया। पहले तो हम सिंपल जो रेट हमारे पास इनिशियल पे है वो क्या है, रेट कंसंट्रेशन ए स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी -1, फाइनल क्या है हमारे पास, R' लिख लेंगे उसको करके। ए की कंसंट्रेशन क्या की, डबल कर दी, 2a स्क्वायर, ऑर्डर डबल नहीं किया, कंसंट्रेशन डबल की, ठीक है। और बी से, हाँ, बी की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि सिर्फ ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको R' को R से डिवाइड कर देंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और R' की वैल्यू क्या आ जाएगी 4R, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। इनिशियल जो वैल्यू है रेट ऑफ रिएक्शन की, उस पहले उसको लिखेंगे, सब में सेम ही आएगी, ठीक है, के ए स्क्वायर बी -1, R' फाइनल हमें क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ कर दी, तो मतलब के के साथ तो कोई चेंजेस नहीं आए, बट बी के साथ क्या आ गए, चेंजेस आ गए, यहाँ पे हाफ लगा देंगे। अगर हाफ लगाएंगे और 1/2 या b/2 लिखें, बात तो सेम ही है ना। यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ये b/2 -1 हाफ कर दिया। अब इसको डिवाइड कर देंगे R' तो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, ठीक है, और बी से बी कैंसिल, बच क्या जाएगा 1/2 -1 रह जाएगा, है ना। और इसको अगर निकालें 1/2 अगर माइनस है तो मतलब 2 अगर ऊपर ले आएंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, है ना, ठीक है, 2 प्लस में आ जाएगा ना, क्यों, 1/2 माइनस है, उसको अगर ऊपर ले आए तो ये 2 में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा,
इसकी पावर प्लस में नहीं हो जाएगी, है ना। तो आर डैश बाई आर क्या हो गया 2, और यहाँ से आर डैश की वैल्यू अगर निकाले तो क्या आ गई 2r। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को अगर हम हाफ कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। पहले में 4 टाइम्स और आ रहा था, अब 2 टाइम्स। अब बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन की, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इज डबल। अब ए की भी बढ़ा दी और बी की बढ़ा दी, तो हम पहले इनिशियल वैल्यू लिखेंगे आर के ए स्क्वायर बी -1, फिर हम फाइनल लिखेंगे के ए की कितने की डबल 2a स्क्वायर, उसी तरह से बी की कितने की 2 -1। अब इसको डिवाइड कर देंगे आर डैश डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 स्क्वायर, k से k कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2b, यहाँ क्या है b, ठीक है। तो यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 2 -1, ठीक है। और अगर 2 -1 को आपको पता है, अगर 2 -1 को पॉजिटिव साइड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 2 जा स्क्वायर, इसको 4 कर लेंगे और यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं ना। अगर 2 नीचे चला जाएगा तो -1 हट जाएगा, है ना, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल की कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन है इंक्रीजेस 3 टाइम, ठीक है। वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो क्या किया, इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स। अब आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों, कंसंट्रेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, नंबर ऑफ मोल्स, आपने ये पढ़ा हुआ है मोलैरिटी। यहाँ पे नीचे क्या आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो वॉल्यूम को अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। कितनी 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, पहले इनिशियल पोजीशन के लिए के ए स्क्वायर बी -1, फिर फाइनल के लिए के a/3 टाइम कर रहा है ना डिक्रीज, स्क्वायर b/3 -1, और यहाँ से वैल्यू r डैश डिवाइडेड बाय r कर देंगे, ठीक है। k से k कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, बचेगा क्या 1/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3 -1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 3, ये 3 ऊपर आ जाएगा, और 1/3 से स्क्वायर को अगर हम इसको ऐसे लिख लें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी r डैश डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ से r डैश की वैल्यू आ जाएगी r/3, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर रहा है 3 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, जब वॉल्यूम की कंटेनर की जो वॉल्यूम है उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनवर्सली रिलेशनशिप है वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। रिएक्शन दी है 4 2a + b प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और कंडीशंस दी हैं 2, ठीक है। व्हेन a इज डबल्ड अलोन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम्स, व्हेन a एंड b बोथ डबल्ड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 8 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया हुआ है, निकालना क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है हमें और रिएक्शन बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे करेंगे, पहले तो हम इन कंडीशंस के हिसाब से रेट लॉ लिखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पहले हम इस इक्वेशन, ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले इनिशियल पोजीशन पे, कैसे आर, ठीक है, ROR को R भी लिख सकते हो आप, के। अब हमारे पास ऑर्डर नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे A का ऑर्डर है कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A इज X, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू A
एक्स मान के चल रहे हैं, दिया नहीं है, ठीक है। फिर हम इनकी एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालेंगे, और बी का है वाई। ऑर्डर क्या मान के चल रहे हैं, एक्स और वाई, और इनकी वैल्यूज निकालेंगे हम फिर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 डिनोट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन दी है, कंडीशन दी है, उसमें दिया है कि ए जो है डबल किया और आर ओ आर क्या आया, टू टाइम्स इंक्रीज आ गया। तो मतलब आर ओ आर हमें दे रखा है 2 टाइम्स, और कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गई है 2a एक्स, और बी के साथ बी वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 डिनोट कर देंगे इसको। फिर थर्ड है ए और बी बोथ डबल कर दिया और रेट ऑफ रिएक्शन 8 है, तो मतलब 8r के 2a x 2b y, और इसको इक्वेशन डिनोट कर देंगे 3। अब हमें इसमें से क्या निकालनी है, वैल्यूज x और y की। तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से, ठीक है। कैसे, 2 डिवाइड 2 बाय 1, ठीक है। 2 बाय 1 अगर डिवाइड करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, k से k कैंसिल, b से b कैंसिल, बचेगा क्या, 2r इज इक्वल टू 2r भी नहीं बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 की पावर x। और यहां से अगर हम x निकालें तो क्या आ जाएगा, 1, है ना। x इधर ले आए और 2/2 कर दे, 1 नहीं आ जाएगा। तो हमने x की वैल्यू क्या निकाल दी, 1। तो a का ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसी तरह से थर्ड को डिवाइड कर देंगे हम 1 से, थर्ड इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे, हमें क्या दिया है यहाँ पे, 8r, 8 बच जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। a से a कैंसिल, k से k कैंसिल, b से b कैंसिल, ठीक है। बचेगा क्या क्या हमारे पास, 8 2x बचेगा हमारे पास, इंटू 2y बच जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता है अगर नीचे की टर्म सेम हो तो हम इनको प्लस नहीं कर देते हैं, फिर यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई, है ना। और 8 को आप कैसे लिख सकते हो, इस टर्म में 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। फिर तो यहाँ से अगर ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाती हैं, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। और यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल ली हुई है, पुट कर दो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन, या आर भी लिख सकते हैं इसको, के ए की पावर क्या थी, x, और x क्या निकाला हमने, 1, b की पावर क्या थी, y, और y क्या निकाला हमने, 2। अब ऑर्डर क्या लिखेंगे, ये तो लिखा हमने रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर निकालें तो आ जाएगा 1 प्लस 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में, है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैव नथिंग टू डू विद द ऑर्डर। जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, ये 2 4, इनका कुछ भी लेना देना नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे मिलेगा हमें, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रेजेंट। हमने अभी तक बात की रिएक्टेंट्स की, ठीक है, प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, प्रोडक्ट्स की बात नहीं की। बट समटाइम्स क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ओजोन का, ठीक है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है ना, वो O3 का भी आ रहा है और O2 का भी आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट्स की, ये O2 क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी रेट लॉ जो है आ सकता है, ठीक है। इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सम रिएक्टेंट में बी एब्सेंट। अब कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट्स, सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ना प्रेजेंट हो,
रेट लॉ के एक्सप्रेशन में। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कि NO2 का दिया है 2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का 0। अब इसका ऑर्डर है 0, तो अगर इसको हम यहाँ पे ना भी लिखें तब भी सेम ही होगा, सेम ही रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। कैसे? के NO स्क्वायर की कंसंट्रेशन टर्म 2 0 है, तो मतलब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टर्म्स जो है एब्सेंट होती है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि उनके ऊपर क्या है, 0 ऑर्डर है, ठीक है। उसी तरह से इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ कैटलिस्ट में बी प्रेजेंट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको भी हम रेट लॉ में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि रेट लॉ मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ठीक है, SO2, ठीक है, प्लस O2 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2SO3 में। और ये जो नाइट्रिक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये किस में, ये क्या है, कैटलिस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हमने इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा तो इसमें जो है कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन टर्म भी लिखी हमने -1, ठीक है। तो मतलब कई बार क्या होता है कि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन टर्म्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो बोला कि भी उसमें स्टोकियोमेट्री जो होती है उसको लिखते हैं, बट उसको कहाँ यूज करते हैं, किन रिएक्शंस में यूज करते हैं? इनमें तो कर नहीं सकते है ना, क्यों? क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली आता है। तो हम कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें यूज करते हैं? तो हम जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको यूज करते हैं सिंपल एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, सिंपल रिएक्शंस के लिए, या ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में होती हो, ठीक है। या अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो जो स्टेप रेट डिपेंडेंट होती है, स्लो स्टेप होता है, उसके लिए भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि हमने एक रिएक्शन ली 3A + 2B कन्वर्टेड इनटू C। अब ये 3 स्टेप्स में हो रही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है 2A + B कन्वर्टेड इनटू P, ठीक है। फिर P + A लिया और कन्वर्टेड इनटू Q, Q + B लिया कन्वर्टेड इनटू C। और ये जो 2A + B है कन्वर्टेड इनटू P, ये है स्लो स्टेप रिएक्शन। तो रेट आपने पढ़ा हुआ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्लो स्टेप पे। और अगर इसको आप प्लस करोगे तो देखो यहाँ से Q से Q कट जाएगा, P से P कट जाएगा, 2A + A 3B, B 2B, और ये इधर C बच गया ना। तो ये ओवरऑल इक्वेशन फिर से क्या आ गई, वही। और अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो सिर्फ हम इस रिएक्शन का लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, इस स्टेप का लिखेंगे ROR के। अब यहाँ पे जो है, जो इसका स्टोकियोमेट्री है कॉफिशिएंट, उसी को हम इसका ऑर्डर बना देंगे, ठीक है। के कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ B का 1, ठीक है। तो ये ऐसा कब करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म दिया हुआ है रिएक्शंस का और बताया गया है कि वो एक जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, तो आप उसकी जो है रेट एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से लिख सकते हो, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप उसकी पावर बना सकते हो, ठीक है। बट अगर हमें ये ना दिया हो तो ये रेट लॉ कहाँ लगाएंगे तो ये लगेगा सिर्फ सिंपल रिएक्शंस में जो कि एक स्टेप में हो जाती हो, ठीक है। जैसे कि 2x + 3y कन्वर्टेड इनटू 4z, ये क्या है, सिंपल स्टेप रिएक्शन है। तो इसका जो रेट लिखेंगे हम वो कैसे लिख देंगे, kx स्क्वायर, क्यों? क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और y का 3 है, तो यहाँ पे y का क्यूब लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, बट किसके लिए, सिर्फ सिंपल रिएक्शंस के लिए या सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है सिंपल स्टेप रिएक्शन का H2 + I2 कन्वर्टेड इनटू 2HI। अब इनका जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 1 है। ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, जो आगे होता है वो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। तो ROR कैसे लिखेंगे, कि H2 की पावर 1 I2 की पावर 1, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके लिए चलेगा, सिंपल स्टेप रिएक्शंस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।